गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पीबीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आपका एक बार फिर से कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्लास 12 के अंदर रे ऑप्टिक्स के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपन ने कुछ घटनाएं देखी थी, जिनमें से पहली जो घटना थी अपनी, जिस पहली घटना के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था, वो आपकी पहली घटना थी मृगमरीचिका। पहली घटना क्या थी? मृगमरीचिका। दूसरी घटना थी अपनी हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, ये दो घटनाएं थी। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में इन दोनों घटनाओं को हटा दिया गया है और इसके पश्चात अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका प्रकाशिक तंतु। क्या आता है? प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जो है आपका वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के ऊपर आधारित है। प्रकाशिक तंतु क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। यदि मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि क्रांतीय कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक हो तो उस घटना को क्या बोलते हैं? अपने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, जो आपका प्रकाशिक तंतु है वो किस प्रकार से कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु जो है इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि प्रकाशिक तंतु का काम क्या होता है। प्रकाशिक तंतु जो है कि संकेत जो होते हैं ना, प्रकाशिक तंतु जो है जो संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम आता है। कि कोई भी प्रकाशिक तंतु है उसका उपयोग अपन संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में उपयोग में लेते हैं, या लंबी दूरी तक अपन कोई भी सूचनाएं हैं उनको लंबी दूरी तक यदि अपने को प्रेषित करना हो, सूचनाओं को अपने को लंबी दूरी तक यदि भेजना हो तो उसी स्थान पर अपन किसका यूज करते हैं? प्रकाशिक तंतु का यूज करते हैं। प्रकाशिक तंतु जो है उसकी संरचना के बारे में यदि मैं डिस्कशन करूं तो प्रकाशिक तंतु है उसकी संरचना जो है वो एक किसकी तरह होती है? बेलनाकार भाग की तरह होती है। किसकी तरह होगी? बेलनाकार भाग की तरह होगी। इसके अंदर क्या होता है कि दो भाग होते हैं, एक बाहरी आवरण होता है और दूसरा आंतरिक आवरण होता है। बेलन के अंदर बना हुआ होगा ये, और इसके दो भाग होंगे, एक को बाहरी आवरण बोलते हैं, एक को आंतरिक आवरण बोलते हैं। तो आंतरिक भाग होगा ना, उसको क्या बोला जाता है? क्रोड। आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है? करोड़। इसको इंग्लिश में कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड। जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है टू कंपेयर टू बाहरी भाग। बाहरी भाग की तुलना में आंतरिक भाग का अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो आपका बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? आवरण। क्या बोलते हैं बाहरी भाग को? आवरण। और इसका अपवर्तनांक क्या होगा भाई? कम होगा। किसकी तुलना में? पहले जो आपका अंदर वाला भाग था ना, करोड़ की तुलना में आवरण का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? म्यू से। उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये क्या होता है? आपका प्रकाशिक तंतु होता है। सामान्य सी बात करें अपन, आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है? प्रकाशिक तंतु होता क्या है कि सूचनाओं को लंबी दूरी तक यदि ले जाने का कोई काम करता है तो क्या कहलाता है? उसको प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। और प्रकाशिक तंतु जो है इसके दो भाग होते हैं, एक तो क्या होता है आपका करोड़ और दूसरा क्या होता है? आवरण। दूसरा क्या होता है? आवरण। अंदर वाला जो भाग है ना आपका, उसको तो क्या बोलेंगे? करोड़। और बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? आवरण कहा जाता है। बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे? आवरण। करोड़ जो है आपका करोड़ का जो अपवर्तनांक है ना वो क्या होता है? ज्यादा होता है टू कंपेयर टू किसकी तुलना में भाई? आवरण की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थात आवरण का अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। और इसके बाद में अपने पास में बात आती है कि भाई प्रकाशिक तंतु ये होता है कि भाई एक बेलनाकार आकृति होती है, इसमें प्रकाश का क्या होता है? बार बार अपवर्तन होता है। जैसे इधर से प्रकाश कोई प्रवेश करता है, फिर इसके बाद में ये जैसे ही ऊपर टकराता है नीचे आता है, तो इसमें बार बार क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इसके अंदर होती है। अब बात यह आती है कि प्रकाशिक तंतु जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है उसका उपयोग एक तो ट्रांसड्यूसर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ट्रांसड्यूसर के रूप में। ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब है? ट्रांसड्यूसर का सामान्यतः अर्थ ये होता है कि भाई कोई भी सूचनाएं जो हैं उनको एक ही स्थान से, ये कोई स्थान है यहाँ तक, दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो काम किया जाता है, उसको जो उपकरण काम में लेते हैं उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, उसके रूप में। और दूसरी चीज जो प्रकाशिक तंतु है इसका उपयोग जो है
डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स करते हैं प्रकाशिक तंतु का उपयोग। वो कैसे करते हैं? यदि आपके शरीर के जो आंतरिक भाग होता है, जैसे ग्रसनी है, अमाशय है, उनके आंतरिक भाग को देखने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु जो है आपका, उसमें जो है अपन इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे, जैसे अपना प्रकाशिक तंतु है उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लेंस। क्या आएगा? लेंस। लेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अपन ये बात करेंगे। लेंस जो है, लेंस एक सममांगी माध्यम होता है, या कहने का मतलब ये हुआ कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। कितने पृष्ठों से? दो पृष्ठों से। यदि पहले पृष्ठ की मैं बात करूं तो पहला पृष्ठ आपका यह क्या हो सकता है? वक्र पृष्ठ हो सकता है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा कोई पृष्ठ जो कैसा हो, किसी गोले का आधार हो, मतलब कि गोले का कोई भाग हो, उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो देखिए, आपका जो है लेंस क्या होता है? किसी भी एक गोले का भाग होता है, या तो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होगा। किन से? दो वक्र पृष्ठों से। लेंस या तो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, या एक तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा? वक्र पृष्ठ। वह दूसरा कैसा होगा भाई? दूसरा कैसा होगा? समतल पृष्ठ होगा। कौन सा पृष्ठ होगा? समतल पृष्ठ। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो, पहली बात क्या लिखा है? दो वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया आपका। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो किसी गोले का निर्माण होगा कि नहीं होगा? बताइए। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा भी ये पृष्ठ हो गया, तो दूसरा भी ये वक्र पृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो यदि दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ हो तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस बोलेंगे। दूसरी बात, एक आपका वक्र पृष्ठ हो, कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका एक वक्र पृष्ठ हो गया, और दूसरा कैसा हो? समतल पृष्ठ हो। समतल पृष्ठ का मतलब यही तो हुआ, समतल पृष्ठ का मतलब यही तो हुआ, तो ये भी एक लेंस होता है। तो लेंस के लिए जरूरी है कि या तो दोनों पृष्ठ वक्र होंगे, क्या होंगे? दोनों पृष्ठ वक्र होंगे, या एक पृष्ठ आपका वक्र होगा, मतलब कि किसी गोले की आकृति का होगा, या दूसरा कैसा होगा भाई? दूसरा कैसा पृष्ठ होगा? समतल पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा? समतल पृष्ठ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लेंस बोलते हैं। लेंस के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों पृष्ठ कैसे हो? वक्र हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई दोनों पृष्ठ समतल तो हो ही नहीं सकते। तो इसी स्थिति में क्या होगा कि एक पृष्ठ यदि समतल हो ना और एक पृष्ठ वक्र हो तो भी वो लेंस का एक भाग होता है। लेकिन सामान्यतः जो अपन यूज में लेते हैं, वो कौन से लेंस यूज में लेते हैं? जिनके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? वक्र होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। इसके बाद में ये सामान्य सी परिभाषा दी, आपसे कोई पूछे कि लेंस क्या होता है, तो लेंस क्या होता है? लेंस का दिया तो दोनों पृष्ठ क्या होंगे भाई? वक्र होते हैं, या एक पृष्ठ वक्र और एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। तो जिस संरचना का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो लेंस है उसको बोला जाता है उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। और दूसरा जो लेंस है उसको अपन बोलेंगे क्या? अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा क्या होगा? अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस के अंदर क्या होता है कि भाई, उत्तल लेंस की संरचना के बारे में यदि बात करूं तो उत्तल लेंस का, देखिए, उत्तल लेंस का मध्य का जो भाग है ना, मध्य का भाग वो तो मोटा होता है। मध्य में से तो कैसा होगा? उत्तल लेंस से मोटा होगा। कैसा होगा? मोटा। और किनारों पर से कैसा होगा भाई? किनारों पर से कैसा होगा? किनारों पर से ये कैसा होता है? पतला होता है। किनारों पर से कैसा होगा? पतला। तो उस लेंस को क्या बोलेंगे अपन? उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है, कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और ये से अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या? अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करता है या संग्रहित करता है। दूसरा आता है आपका अवतल लेंस। क्या आएगा दूसरा? अवतल लेंस। अवतल लेंस की यदि मैं बात करूं तो देखिए, अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस जो है आपका एक ऐसा लेंस होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। किसका? उत्तल का अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट की बात करूं यदि मैं, तो भाई कैसा आएगा कि ऐसा लेंस जो बीच में से कैसा हो? बीच में से कैसा हो? पतला हो। कैसा हो भाई? बीच में से। और किनारों पर से कैसा हो? मोटा हो। किनारों पर से कैसा हो भाई?
किनारों पर से कैसा होना चाहिए, मोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। उस लेंस को कहा जाता है जो बीच में से पतला हो और किनारों पर से मोटा हो। यदि इस लेंस की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस बोलेंगे, अपसारी लेंस। इसको क्या बोलेंगे अपन, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस जो है किरणों को अपसारित करने के काम में आता है। ये अपने दो लेंस थे, एक कौन सा था, उत्तल लेंस, दूसरा क्या था, अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है वो आपका क्या होता है भाई, बीच में से मोटा और किनारों पर से क्या होता है, पतला होता है, और इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। और दूसरा क्या था आपका, अवतल लेंस, जो क्या होता है, बीच में से पतला और किनारों पर से कैसा होता है, मोटा होता है। और ये कौन सा लेंस होता है, एक अपसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है ये एक। इस प्रकार से अपन ने डिस्कशन किया कि लेंस जो है वो सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है लेंस, जिसमें पहला आपका उत्तल लेंस था, दूसरा क्या था, अवतल लेंस था। इसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो है, इसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि अपन ने उत्तल और अवतल लेंस जो पढ़े हैं इसके बारे में अपन ने चिन्ह परिपाटी कैसी कैसी होती है, कैसे कैसे अपन इसके बारे में डायग्राम बनाते हैं। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे लेंस दूरियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि लेंस की सहायता से किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे तो अपने पास दो प्रकार के लेंस थे, उत्तल और अवतल लेंस। ये अपन ने कोई उत्तल लेंस लिया है, ये कोई अपन ने क्या लिया है, उत्तल लेंस लिया है। जो ये सीधा भाग है इसका, इसको अपन बोलते हैं, जो आपका ये सीधा भाग है इस भाग को अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष कहा जाता है इसको। मुख्य अक्ष के ऊपर यहां पर अपन ने कोई वस्तु रखी है, ये आपकी कोई वस्तु रखी है। जब भी अपन उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे तो पहली बात ये आएगी कि यहां से कोई भी वस्तु जो है आपकी रखी हुई है तो इससे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो सीधी जाएगी और किससे टकराएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और किससे टकराएगी, लेंस से टकराएगी। जैसे लेंस से टकराएगी तो लेंस से टकराने के पश्चात ये नीचे आती है और जहां से प्रकाश की किरण गुजरती है उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं जिसके ऊपर वस्तु को रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु जैसे अपन रखेंगे वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी और वो कहां पर जाएगी, लेंस के ऊपर जाएगी और लेंस से टकराती है और टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरती है पहली किरण। तो दूसरी किरण की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए दूसरी किरण की मैं बात करूंगा तो प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी, निकलने के पश्चात कहां से, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई ये कहीं पर आपस में दोनों काटती हैं। क्या करती हैं, कहीं पर काटती हैं। जिस बिंदु के ऊपर ये आपस में काटती हैं, जिस बिंदु पर ये आपस में काटती हैं, ये मान लेता हूं मैं ए बी है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसके बाद में क्या होता है, कुछ दूरी के ऊपर जहां पर ये आपस में काटती हैं वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जहां पर जिस दूरी से इस जहां से ये प्रकाश की किरण गुजरती है इसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या बोला जाएगा इसको, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो देखिए भाई, जैसे इसके लिए आपको सामान्य सी दो बातें याद रखनी है कि कोई भी वस्तु जो है आपकी किसी लेंस से जब कुछ दूरी के ऊपर रखी हुई हो तो उससे प्रकाश की दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण जो है आपकी, पहली किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और लेंस से टकराने के पश्चात कहां पर जाती है, नीचे चली जाती है। और दूसरी किरण क्या करती है कि आपकी वस्तु से निकलती है और वस्तु से निकलने के पश्चात और से सीधी प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाती है और जहां पर ये दोनों वस्तुएं आपस में काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये सामान्य सी बातें थी जो आपको याद रखनी है, जिनका उपयोग अपन विभिन्न प्रकार के डेरिवेशन से जब विभिन्न प्रकार के डेरिवेशन करेंगे उनके अंदर अपन इसका यूज करेंगे। तो देखिए, जो आपकी दूरी है कि जो आपका लेंस है उससे और जो आपकी वस्तु रखी हुई है वहां तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे उसको, वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे उसको, वस्तु की दूरी। दूसरी बात यदि मैं बात करूं यहां से तो भाई जो है आपका लेंस से जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसके मध्य की जो दूरी है, उसके मध्य की क्या है, दूरी, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलेंगे उसको, प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी उसको बोलेंगे। इसको V से लिखते हैं
और इसको किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। माइनस u और जो v आया है इसके बारे में मैं अभी आपको इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए ये वस्तु की दूरी जो है u और v, इनका यूज अपन किस प्रकार से करते हैं। इनके लिए देखिए दो लेंस होते हैं अपने पास में, एक होता है उत्तल लेंस, एक तो क्या होगा आपका उत्तल लेंस, दूसरा क्या होता है आपका अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, विभिन्न प्रकार के डेरिवेशंस के अंदर, विभिन्न प्रकार के डेरिवेशंस में अपन इनका यूज करेंगे। आपको ये बातें याद रखनी है कि कौन सी स्थिति में वस्तु जो है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी की सहायता से अपन इनको याद रख सकते हैं कि कौन सी स्थिति में जब वस्तु की दूरी जो है वो क्या लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं। यदि अपन उत्तल लेंस की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि अपन उत्तल लेंस की बात करें तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं वस्तु की दूरी को, u से। u का मान उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए ऋणात्मक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। और इस u का मान उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए कितना होता है भाई, माइनस u होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी क्या लेंगे, सदैव उत्तल और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अपनी यहां से ये निकल के आती है कि भाई अब क्या लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, किससे निरूपित किया था अपन ने, प्रतिबिंब की दूरी को v से निरूपित किया था। तो v की वैल्यू उत्तल लेंस के लिए क्या लेंगे, धनात्मक। उत्तल लेंस के लिए क्या लेंगे भाई, धनात्मक, तथा अवतल लेंस के लिए क्या लेते हैं, ऋणात्मक। क्या लेते हैं अवतल लेंस के लिए, ऋणात्मक लेते हैं। v की वैल्यू क्या लेंगे अवतल लेंस के लिए, ऋणात्मक लेते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज आती है आपकी क्या, फोकस दूरी। क्या आती है तीसरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है आपका उत्तल लेंस के लिए भी धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस के लिए भी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अवतल लेंस के लिए भी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। दूसरी चीज, ये वस्तु रखी थी ना अपन ने ए बी, तो इसकी कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी इस वस्तु की। तो देखिए ये ऊंचाई जो है उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए ऊंचाई का मान भी अपन क्या लेते हैं, प्लस एच और प्लस एच लेते हैं, प्लस एच और प्लस एच लेते हैं। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि u की वैल्यू है ना, वह तो सदैव क्या होगी भाई, माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, u की वैल्यू तो सदैव नेगेटिव होगी, चाहे कोई सा भी लेंस हो। दूसरी बात, v की वैल्यू जो है ना आपकी, v की वैल्यू वो केवल और केवल उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगी और अवतल लेंस के लिए क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और फोकस दूरी और जो ऊंचाई है ना वो तो आपकी धनात्मक होती है, हर स्थिति में धनात्मक होगी, चाहे कोई सा भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे क्या कौन सा हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उन दोनों स्थितियों के अंदर अपने पास में क्या होगी, इनकी वैल्यू धनात्मक होगी। इसके बाद में अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस की क्षमता। क्या आएगा, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता का क्या मतलब है। लेंस की क्षमता का मतलब ये हुआ कि जो आपका लेंस है ना उसके अंदर जो आपका लेंस है किरणों को अभिसारित और अपसरित करने की, अभिसारित और अपसारित होती है ना किरणें, किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की जो क्षमता है ना, करने की क्षमता, किसी लेंस के द्वारा किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मतलब यह हुआ कि किरणों को वह लेंस कितनी दूर तक अभिसारित या अपसारित करता है, कितनी अभिसारित कर सकता है या कितनी अपसारित कर सकता है, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कहा जाता है। देखो लेंस की क्षमता जो है इसको मैं लिखता हूं P से। किससे लिखते हैं लेंस की क्षमता को, P से, या दूसरे शब्दों में P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, P बराबर 1/f। क्या होगा, P बराबर 1/f। P का क्या मतलब है, लेंस की क्षमता। P का क्या मतलब हुआ, लेंस की क्षमता। P का मतलब है यहाँ पर लेंस की क्षमता। और दूसरी बात, F का क्या मतलब है, F का मतलब है फोकस दूरी। क्या होगा, F का मतलब है फोकस दूरी। और सदैव, वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, सदैव फोकस दूरी को मीटर में लिया जाता है। किस में लिया जाएगा, फोकस दूरी को मीटर के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। तो भाई देखिए P बराबर क्या है अपना 1/f। तो दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है भाई, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, आपका लेंस की क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का क्या मतलब हुआ, उल्टा।
उल्टा का मतलब यही तो, वहां नीचे क्या आ रहा है आपका एफ, एफ बताइए नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसीलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है आपका, लेंस की क्षमता कहलाता है। मात्रक की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो इसका देखिए मात्रक जो है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। आपने सुना होगा कि भाई 1.5 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है, -1.5 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है।